नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 19 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 30 है जो कि 18 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें टोटल आपसे 35 सवाल पूछे गए थे मैथ के, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक पर विजयदशमी के शुभ अवसर पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। यहां पर आप जो लाइफ टाइम वाला पास है वो 699 में 30% का डिस्काउंट होकर आपको 490 में मिल जाएगा। यदि आप यहां पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। चाहे आप रेलवे की, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और टीटीजी के कूपन कोड से आपको 30% का यहाँ पर लाइफ टाइम पास में डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि विजयदशमी के अवसर पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लगभग सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है। जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ इंटरफेस रहता है, सेम यहाँ पर पैटर्न पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वो जरूर चेक कीजिएगा और टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो। तो सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 2300 रुपये थे। ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर था। तो बी के पास कितनी राशि थी? तो ए की राशि का कितना 2/5 और बी की राशि का कितना 8/26, ये बराबर दे रखा है। यहाँ से हमारे पास ए अनुपात बी आ जाएगा। तो ए है, बी को मैं इधर नीचे ले आता हूँ और इनको उधर ले जाता हूँ। तो 8 × 5 हो जाएगा और 26 नीचे 2 हो जाएगा। सरल करने पर आपके पास 20/26 आ जाएगा और सरल करोगे तो 10/13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए अनुपात बी कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। तो ए प्लस बी कितना आ चुका है? यहाँ से क्या आ चुका है आपके पास? 23 आ चुका है। और 23 की वैल्यू आपको 2300 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 10 की वैल्यू निकालोगे तो 1100, 13 की वैल्यू निकालोगे तो 1300। तो इस प्रकार से पूछा किसका है? बी का पूछा है, तो 1300 है। 1300 ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपको 44 दे रखा है और ऊंचाई 22 दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 968 आ जाएगा आपका आंसर। सवाल नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक है और 7/4 से कम है? यानी कि वो कह रहा है कि वो जो भिन्न निकालनी है हमको, वो इनके बीच में है, इनके बीच में है। तो इनमें से देखना पड़ेगा कौन सी इनके बीच में है। तो देखो किस प्रकार से देखेंगे। 1/5 की वैल्यू आप जानते हो कि किसके बराबर? 20% के बराबर होती है। तो ऊपर 8 है। इस प्रकार से देखो, 1/5 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 20%। तो हम लिखेंगे 20%। इस प्रकार से हो गया। और इधर कितना आ चुका है? 1/4 की वैल्यू कितने? 25 के बराबर। तो 60 × 25 हो जाएगा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 160% हो चुका है। और इधर कितना हो चुका है? ये हो चुका है 175%। तो जो वैल्यू है वो 160% और 175% के बीच में आनी चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन को यदि चेक करते हैं तो यहाँ से तो आपको केवल 25% ही दिखाई देता है। दूसरे ऑप्शन को यदि आप चेक करोगे तो 11 की क्या होता है? 19 इंटू 9 सही 1/11 हो जाएगा। 19 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 171 समथिंग आएगा। और 19 कुछ एक और जुड़ जाएगा लगभग। तो ये देखो, आप यहाँ से जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि ये 171 या 172 जो आ रहा है वो इसके बीच में आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन हो चुका है। 3 को भी चेक करेंगे तो देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7। और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 28, लगभग 28 और 29 के आसपास आएगा, जो कि क्या है कि 160 से तो काफ़ी छोटा है। तो ये तो काफ़ी छोटा हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखिए कितना आएगा? 8 इंटू 33%, 33.33 होता है, इतना ही ले लेते हैं हम। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आएगा, जो 175 से ज़्यादा है। तो इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है 172। 172 ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आपको करना है। बाकी एक तरीका और है। देखो हम देखते हैं यहाँ से
कि ये जो 5 है, ये 5, तो 5 का डबल कितना होता है 10, यानी ऊपर 10 होता तो ये कितना आ जाता 2 आ जाता, और केवल 5 होता तो 1 आ जाता, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, पहली वाली जो भिन्न है 1 से 2 के बीच में बराबर है। ठीक है, यदि यहाँ आप देखते हो तो किसके बराबर है ये, यदि 2 बनाना है हमको इसको तो ऊपर 8 होना चाहिए था, और एक ऊपर यदि 4 होता तो 1, तो ये भी 1 से 2 के बीच में है। तो 1 से 2 के बीच में यहाँ आप देखते हो तो 1/4, जो कि तो 0.25 के बराबर होता है। यदि आप इस चौथे ऑप्शन को देखो तो 3 ऊपर 8 है, 6 बारी 2 आ जाता है, 2 से तो काफ़ी ज़्यादा है ये, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो यदि ऊपर 22 होता, 19 22 से छोटा है, यदि 22 होता तो 2 आता, और 10 होता 11 होता तो 1 आता, यानी कि 11/11 होता तो 1 आता, और 22/11 होता तो 2 आता, तो 19 तो 11 और 22 के बीच में, यानी कि 1:1 से 2 के बीच में यही दिखाई दे रहा है आपको, और कोई सा भी नहीं है 1 से 2 के बीच में। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते थे। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है कि ये आपको एक दे रखी है, इसको सरल करना है। तो सरल किस प्रकार से करोगे, तो हम जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को मैं जब सॉल्व करता हूँ मतलब क्या आएगा, x-3 आ जाएगा, x-y आ जाएगा एक तो, और x² + y² + xy ये आएगा। यदि हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, इसको यदि आप सॉल्व करोगे, द्विघात गुणनखंड हो चुके हैं, अलग से लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा x+3 और x+2 ये आ जाएंगे। और इसको यदि सॉल्व करोगे अगले वाले, ये हो गया a² - b², तो यहाँ से x-4 और x+4 आ जाएंगे। अब देखो हमने सबके गुणनखंड कर लिए, अब देखो कौन सा कटता है, ये इससे कट जाएगा, x+3 यहाँ कट जाएगा, और x² 4 ये 2 था ना, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ से ये कट चुका है, इतना कट चुका है। अब बाकी बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बच चुका है, ऊपर तो बच चुका है x² + y² + xy, ये बच चुका है एक तो, एक आया x+2, और एक है x² - 4 ये बचा है, नीचे आप क्या बचा है x-2। अब देखो यदि ये x² - 4 है तो वापस से ये खुल जाएगा, a² - b² का रूप बना है ये, तो ओपन होगा तो यहाँ क्या होगा, x² + y² + xy, एक तो ये, एक x+2 ये दे रखा है, x-2 और x+2 के अंदर ये खुल जाएगा। अब नीचे आपके पास क्या है, x-2 है, तो x-2 से x-2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x² + y², आपके पास क्या बचेगा, x² + y² + xy, एक तो ये बच जाएगा, और x+2 दो बार है तो स्क्वायर कर दिया, ये बचेगा। अब देखो यहाँ तो है माइनस, इसलिए नहीं हुआ, यहाँ एक ही पद है, यहाँ भी एक ही पद है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखो आप, वो हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो चुका है 4। सवाल नंबर 8, इसमें क्या कहा गया, ये व्यंजक दिया गया, इसका मान निकालना है, यानी जो दिया गया। तो देखो हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक भाग ये और एक भाग ये। अब देखो यहाँ यदि आप देखते हो तो क्या है कि ये इसका उल्टा है, जस्ट इस प्रकार से है, ये भिन्न इस भिन्न की उल्टी है, और यहाँ पर भी देखने पर ये भिन्न इस भिन्न की उल्टी है। तो देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यदि हम इसको a कहें और इसको b कहें, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, इसको इन दोनों का मान पूरे का जो ये दे रखा है पूरा, कि यदि ये पूरा उल्टा है तो इसका मान होता है 2a² - b², और a² + b² ऊपर तो, और नीचे a² - b² होगा, ये मान हो जाएगा इस पूरे का। ठीक है, तो देखो अब मान रखते हैं 2, और a² यानी 7 √7 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और b का स्क्वायर किया तो 3 आ जाएगा, नीचे 7 - 3 हो जाएगा, ये हो चुका है। इसी प्रकार से इधर भी यही लगेगा, तो देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 3 - 1 ये हो जाएगा।
अब देखो कितना आसान हो चुका है। तो 2 तो दोनों में से बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10/4, 10/4। यहाँ कितना बचेगा, 4/2, 4/2 ये हो गया है। तो देखो अब इसको हम और सरल कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, 5/2। और यहाँ से आ चुका है आपका 2 आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे, ये कितना आ चुका है, 2.5 + 2 कितना हो चुका है, 4.5। और 4.5 को 2 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। सवाल नंबर 9, इसके अंदर क्या कहा है, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, और जब वो रुकती है, स्टॉपेज लेती है बीच बीच में, तो उसकी वजह से उसकी चाल आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, ये पूछा है। कि देखिए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया। तो यदि वो रुकती है बीच बीच में, तो उसकी वजह से वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी चल पाती है। कितनी कम दूरी चल पाई, 15 किलोमीटर की दूरी वो कम चल पाई। ये 15 किलोमीटर की दूरी वो इस वजह से कम चल पाई कि वो रुकी है बीच में। तो 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जितना समय लगा है, वो उतनी देर रुकी है। तो समय बराबर होता है दूरी, 15 हमारी दूरी आ चुकी है और 60 चाल है, 60 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की चाल एक्चुअल में 60 किलोमीटर, वो तो रुकने की वजह से 45 आ रही है। तो 15/60, इसको सोल्व करोगे तो 1/4 घंटे आ जाएगा। और इसको यदि हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और 60 से यदि मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 मिनट, 15 मिनट। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। दूसरा है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूले क्या होता है कि जो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, इसके लिए क्या होता है कि बिना रुके उस ट्रेन की चाल, यदि बिना रुके ट्रेन की चाल v1 है और रुककर चाल चलती है, यानी स्टॉपेज के साथ उसकी चाल v2 है, तो v1 - v2 और नीचे v1। v1 क्या है, बिना रुके, और v2 क्या है, रुक रुक कर चाल। तो इसमें यदि हम वैल्यू रखेंगे 60 - 45/60, तो यहाँ से भी हमारा मान 1/4 घंटे आएगा। और इसको यदि आप मिनट में चेंज करोगे तो 1/4 × 60 मिनट, इस प्रकार से लिखेंगे तो कितना आ चुका है, 15 मिनट। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा सवाल नंबर 9 और इसका ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 12, 18 और 42 के लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय का गुणनफल पूछा है। तो दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणनफल क्या होता है, प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनका गुणनफल पूछा है, दो संख्याएं आपको दे रखी है 18 × 42, तो यही इनका गुणनफल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो इनको, कितना है 18 को इससे आप जब मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 का 6 3 ही हासिल, 18 चौक 72 और 3 कितना आ जाएगा 75। तो ये आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 15 की जब बात करें, निम्न व्यंजक का मान निकालना है। तो यहाँ देखो ये हो चुका है a² - b²। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2.7, 2.7 प्लस 0.8, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 2.7 - 0.8, ये आ जाएगा। तो नीचे 2.7 - 0.8, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये इनको जोड़ने पर कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 3.5, 3.5 ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 18, 18 में क्या दिया गया है, ये समानुपात में है, तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, बट्टे नीचे x बराबर 2.5/8, इस प्रकार से। अब यहाँ से यदि आपको x का मान निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 × 0.75/2.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो इधर तो 10 आ जाता है, और इधर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब ये हट चुकी है, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। अब क्या है कि ये तो कट चुका है, 25 से ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा 5 से। अब कुछ कट नहीं रहा,
कट नहीं रहा। तो देखो ये कट रहे हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं 2 बार, 2 6, 6 दूनी 12, 12/5 आ चुका है। 5 का जब इसमें आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 20, और 20 में क्या हक आ गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 तो ऐसा कैसा 22/7 लिख देंगे, और आर को हम 3 बार लिख देंगे, 21 21 21। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये 3 और 7 इससे कट जाएंगे, अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 21 इंटू 21 तो होता है 421, 441। और यहाँ पर जब आप इसको, यहाँ 2 है, जब मैं इसको करूँगा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, 8 चौक 32 का 2, 3 आई हासिल, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो चुका है। अब बस आपको इसको 11 से और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 11 बचा है। तो 11 से जब करोगे तो 8 10, 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और ये 8 और आगे 3। तो ये आ चुका है आपका 38,808, 38,808, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 24, और यहाँ क्या कहा गया है, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 45 हो तो 15.2 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। 1 केजी का मूल्य है 45, तो 15.2 का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, ये हटाया नीचे 10 आ चुका है, ये 5 से 2 बार कटा, ये 5 से 9 बार कटा। अब आपको क्या करना है, इससे और काट दीजिए इसको जो कट रहा है, ये आ जाएगा 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 6 54 का 4, 5 आई हासिल 63 और 5 कितना हो जाएगा 68। तो 8 684, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 25, 25 में देखो किस प्रकार ये दे रखा है, जो दशमलव थी मैंने इधर लिख दी है। अब देखो ये इससे 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो नीचे आ चुका कितना है 5 इंटू 10। तो 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 1/5 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 0.2। कितना लिखते हैं, 0.2 लिखते हैं 1/5 को, और नीचे है 10 और, तो क्या हो जाएगा 0.02, 0.1 स्थान बाईं तरफ सरक जाएगा। तो ये आ चुका है ऑप्शन नंबर आपका 4। सवाल नंबर 28, इन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का x और x+1 का लघुत्तम समाप LCM बताना है। तो देखो एक संख्या ये और एक संख्या ये, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही LCM हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 31 में क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी है। कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर चाल से यात्रा करने के बजाय 15 से कर रहा है। देखो चाल का अनुपात कितना दे रखा है, पहले 9 था, अब 15 से करता है, ठीक है। तो दूरी का अनुपात भी वही हो जाएगा, 9 15 ये हो जाएगा। यदि इनको हम सरल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5 बार, यानी कि पहले वो चाल का अनुपात 3 था, अब वो दूरी का अनुपात पहले 3 करता था, अब 5 दूरी तय करता है। कितनी अधिक तय करता है, 30। यहाँ पर कितनी अधिक करता है, 2। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 30 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15। तो वास्तविक दूरी उसकी कितनी है, 3 किलोमीटर। 3 यानी 3 है अनुपात में, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन 2 के अंदर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो cos 75 प्लस साइन 75 का मान बताना है। तो जो ये 15 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। 90 माइनस 75, इनको यदि आप घटाओगे 15 ही आएगा, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो cos 75 का 75 है, यहाँ हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 75, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो साइन 90 माइनस 75 तो क्या बन जाएगा, ये तो है cos 75। अब देखो साइन
90 माइनस थीटा। तो क्या होता है, जब भी 90 आता है तो ये चेंज हो जाता है, साइन किस में, कोस में चेंज हो जाता है, तो ये कोस 75 हो जाएगा, कोस 75। अब देखो ये भी कोस 75 और ये भी कोस 75, तो 2 कोस 75 हो जाएगा। अब आपको कोस 75 को सरल करना है, तो हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 30 का मान भी हम जानते हैं और 45 का मान भी जानते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो अब 2 कोस का ये जो फॉर्मूला होता है उससे खोलना पड़ेगा। कोस क्या होता है, कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कोस 30 कोस 45 माइनस साइन 30 और साइन 45, ये लिख देंगे। और जब आप इनके मान रखोगे तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 और इसका हो जाएगा 1/√2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर दो तो देखो, और इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा नीचे कॉमन। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक तो √3 माइनस 1, ये बचा है। तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर तो आ चुका है √3 माइनस 1 और नीचे आ चुका है पूरे के √2। यह आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देता है। सवाल नंबर 35 में क्या कहा गया है, एक त्रिभुज जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इतना दे रखा है, बी सी इतना दे रखा है, इनके मान निकालने। देखो ये त्रिभुज हो चुका है, त्रिभुज है समकोण, तो समकोण कोण बी दे रखा है आपको। अब किसी को भी ए मान लो और सी मान लो, तो ए बी बराबर 12 दे रखा है और बी सी बराबर 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो साइन ए, साइन ये वाला कौन ले रहा है, वो साइन ए कौन, ये ले रहा है, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 5/13, 5/13, और कोस ए का मान कितना हो जाएगा 12/13, 12/13। इनको करोगे तो कितना आ जाएगा 60/169, इतना आ जाएगा। दूसरी बार कौन सा कौन ले रहा है, दोनों टाइम सी कौन ले रहा है, तो इससे निकालना पड़ेगा। जब सी को लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जब सी कोण को लिया है तब ए को लेंगे तो ये लंब होगा, तो सी को लिया है तो लंब कितना हो चुका है 12, तो 12/13 हो चुका है। और कोस सी का मान कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। यहाँ से भी 60/169 आएगा, तो दोनों में जब 169 किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 42, एक कुर्सी को इतने में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि वो इतने में बेचता है, ये किसकी वैल्यू है, ये 90 की वैल्यू है, 10% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 पर कितना होएगा, ये कहा है। देखो कि वो हमको कहा है 90 हानि हुई है, यानी 100 उसका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% हानि पर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो मूल्य है ये 90 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप जब सरल करोगे इसको कितना आएगा, 9 से काटोगे तो 7 और 1 71, 710 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है हमको। देखो किस प्रकार से करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको साइन कोस में तोड़ना पड़ेगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे 1 + 1 cos थीटा लिखोगे माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा लिखोगे। अब देखो जब आप नीचे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, जब आप एलसीएम लोगे तो ये कोस नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा कोस थीटा +1 + साइन थीटा, इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा। नीचे यहाँ पर पूरे के कोस थीटा बचेगा और यहाँ पर भी पूरे के नीचे कोस थीटा होगा। ये वाला कोस थीटा से कट चुका होगा।
तो यहाँ बच जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ से तो ये हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन थीटा, देखो यहाँ साइन 2 थीटा को जब हम यहाँ तो एंगल है 2 थीटा को थीटा में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यदि यहाँ पर साइन थीटा होता तो हम इसको किस प्रकार से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये लिखते। तो साइन थीटा तो इस प्रकार से लिखना है क्योंकि उसने एंगल है ना हमको आधे आधे दिए हैं, तो आधे एंगल में तोड़ने के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से कोस के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से 1 को यदि मैं उधर ले जाता हूँ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो सब ये मान आपको रखना है। 1 प्लस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मान तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इतना आ जाएगा बट्टे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, वो तो जाएंगे 2/2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कॉमन आ चुका है। अंदर बचेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और नीचे भी कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ये बचेगा। अब ये तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, मान आएगा आपका कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बट्टे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब मैं ऊपर और नीचे यदि कोस थीटा बाई 2 से भाग देता हूँ तो इधर तो हो जाएगा 1 बन जाएगा, भाग देने पर कोस से कोस कट जाएगा। इधर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 और इधर भी इसी प्रकार से कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 बट्टे कोस थीटा बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। तो हमारा आ चुका है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बट्टे 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देता है इस प्रकार से। सवाल नंबर 54, राम ने 1900 में एक साइकिल खरीदी और इतने में बेच दिया, उसका हानि परसेंटेज पूछा है। तो इतने में खरीदा और इतने में बेचा तो कितने की हानि हुई इसको, यदि पैसों के अंदर देखें तो कितने की हानि हुई है 38 रुपए की हानि हो चुकी है इसको। कितने की 38 रुपए की हानि। तो 38 की हानि यदि परसेंटेज में निकालनी है तो इस प्रकार से 00 से 00 कट जाएगी और 19 से ये 38 दो बार जाएगा, यानी 2% की उसको हानि हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 55, 4 कोस पाई बाई 6 माइनस अल्फा साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा का मान बताना है। तो पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, ये 30 डिग्री के बराबर होता है, जबकि पाई बाई 3 का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या बन चुका है 4 कोस पाई बाई 6 हो गया यहाँ 30 माइनस अल्फ़ा और ये हो चुका है साइन 60 माइनस अल्फ़ा, ये हो चुका है हमारे पास। तो अब देखो क्या हम अल्फ़ा का मान रखेंगे। मैं अल्फ़ा का मान यदि 30 रखता हूँ, देखो 30 रखने से क्यों रखा है मैंने 30, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कोस 0 हो जाएगा एक तो, और साइन कितना हो जाएगा, साइन यहाँ से हो जाएगा, साइन हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मान है जो 4, कोस 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ से हमारे पास मान है जो इसका 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में अल्फ़ा का मान 30 मान रख के देखेंगे कि किसका मान जी ये 2 बनता है। तो जब पहले ऑप्शन में यदि आप रखते हो तो कितना है 3 माइनस 1/4 आएगा, क्योंकि 30 साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/4 इसमें से करोगे तो कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा, जो कि 2 नहीं आ रहा है। यदि यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 3 और 1/4,
इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ यदि रखते हो तो कितना आएगा? 3 + 1/4, यहाँ से आ जाएगा 13/4, ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में रखो, चौथे में क्या होगा? 3 - 4 1/4, 4 से 4 कट चुका है और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ चुका है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 56 में क्या कहा गया है? यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 में है तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई बतानी है। अब देखो क्षेत्रफल आपको इतना दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि लंबाई 7 और 4 के अनुपात में है तो हम कहेंगे 7x लंबाई हो चुकी है हमारी और 4x चौड़ाई हो चुकी है। देखो अब क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? क्षेत्रफल हमको दिया है 12,348 और ये हो जाएगी 7x इंटू 4x। तो यहाँ से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² हो जाएगा, बराबर क्या है? 123 के बराबर है। तो x² किसके बराबर आ चुका है? 123/48। अब सबसे पहले आप इसको 7 बार काट लो, फिर 4 बार काट लो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 100। यहाँ ऑप्शन कितना आएगा? चलो काट के देखते हैं। तो 7 से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एकम 7, 5 और 3 हो चुका है, 7 एकम 7 हो चुका है और 7 7 49 आ जाएगा, 4 बचेगा और 7 6 42 आ जाएगा, 42 और 7 चौक 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 4 बार कट चुका है। अब 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 बार और 1 बार। 144 आ चुका है, 144 क्या 141 आ चुका है। तो x² का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 141 आ चुका है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट लेने पर 21 आ जाएगा, क्योंकि ये 141 21 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास x का मान 21 आ चुका है। लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है हमारे पास? 7x है। मान रखो 7 × 21, इसको करोगे 7 और ये हो जाएगा 14, 147, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 59 में क्या है? निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। अब आपको इसको 13 से डिवाइड करके देखना है कि कौन सी विभाजित होती है। तो 13 7 होता है 91, 91 जा चुका है। बचा कितना? 8 और 9। अब देखो 13 छिके कितना होता है? 13 छिके हो जाएगा 78, तो 78 इसमें भाग दोगे आप, कितना बचा? 1 1, 11 बच चुका है। अब देखो 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो यानी कि हमारी संख्या वो क्या होगी? 999 में से आप इतना शेषफल जितना बचा है वो घटा दो। तो 999 से यदि मैं 11 घटाता हूँ, 8 8, ये 988, इसमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 60, इसमें ये दे रखा है आपको। तो देखो दोनों संख्याओं में देखो दोनों तरफ भाग 5 5 है, तो मैं 1/5 को कॉमन ले सकता हूँ। अंदर बचा हमारे पास क्या? 32 × 92 प्लस 3 × 2, इस प्रकार से बचा है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा? तो यहाँ से देखो मेरे को 32 का पढ़ा नहीं आता है, तो मैं इसको तो कर लेता हूँ आधा और इसको कर लेता हूँ डबल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने कर दिया है और इधर 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको 16 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 16 चौको कितना होता है? 64 का 4, 6 यहाँ सेल 16 8 है 128, 128 में यदि जोड़ोगे 6 तो 34 आ जाएगा, 134, 13 हाँ 13 आ चुका है और 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब इसमें 6 जोड़ने हैं आपको, 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50 हो जाएगा, 29 50 हो जाएगा, 29 50 हो जाएगा। अब इसमें 5 का भाग दो, 5 बार गया, फिर 9 बार गया और फिर 0, 590 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61, थीटा का मान इतना 45 दे रखा है, मान इसमें रखना है। देखो थीटा का मान 45 और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1/√2, 1 तो ऊपर से हो जाएगा 2√2 और जबकि नीचे सेम वैल्यू में से घटेगा, क्योंकि 1/√2 माइनस 1/√2 घटाओगे तो 0 आएगा। तो यदि नीचे 0 है तो ऊपर कुछ भी हो मान 0 ही हो, अनंत ही होगा। ऊपर चाहे कितना भी मान हो, यहाँ पर 2√2 है, यदि नीचे 0 है तो इसका मतलब अनंत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 62 में क्या कहा गया है? एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की सीटें इस अनुपात में है।
किस अनुपात में? 7:8:9 इस अनुपात में। अब सीटों में 30%, 40% और 50% की बढ़ोतरी हुई है, तो 30 बढ़कर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 100 हम मानते हैं कि कुल टोटल को 100 मानते हैं, वृद्धि हुई 30 की, तो 130 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 140 हो जाएगा और यहाँ 150 हो जाएगा। बस आप इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो करने से क्या होगा, 130 की वृद्धि हो चुकी है। अब इसको किया तो यहाँ कितना है, 91 आ चुका है। 0 0 आपस में देखो कट जाएगी सबकी, और 14 8 है कितना होता है, तो 12 हो जाएगा। और 15 निम्न कितना होता है, 135 होता है। तो ये हो चुका है हमारा अनुपात, ये आ जाएगा बढ़कर सीटों का। सवाल नंबर 63 में क्या कहा गया है, 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि बची? कुल टोटल कितनी है? देखो 5:9 में, तो कुल टोटल अनुपात में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14, और वैसे कुल टोटल कितना है, 742 है, यानी 14 की वैल्यू 742 है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो इसमें भाग दो। 14 5 होता है 70, और 14 3 हो जाएगा ये, यानी कि दोनों को करना है। 53 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 53 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल वैल्यू आ जाए, क्योंकि 1 की वैल्यू 53, तो 5 की वैल्यू 53 से मल्टीप्लाई किया इसको, 5 को, तो 5 दिया हो जाएगा 15, एक आई हासिल, 5 5 25 और 1 26, 665 हो जाएगी। इधर यदि करते हो तो आप 9 7 है, 9 3 27 का 7, 2 आई हासिल, 9 5 6 45, 45 और 2 47 हो चुका है। ये आ चुके हैं 265 और 477। सवाल नंबर 68, इसमें आपको कोटेक्स की वैल्यू 3 रखनी है। अब देखो कोटेक्स नहीं दे रखा है, तो हम कोटेक्स को तोड़ लेते हैं। देखो एक त्रिभुज लिया आपने, त्रिभुज लिया, या फिर देखो इसको मत लो, इसी को लेके चलो एक्सप्रेशन को। यहाँ से देखो ऊपर क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ चुका है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स बच गया, दूसरा है 1 माइनस साइन एक्स है, ये हो चुका है। नीचे क्या होगा, 2 कॉमन आया पहले वाले में से, तो 1 प्लस कोस एक्स बच चुका है, कोस एक्स, और दूसरे में 3 कॉमन आया, 1 माइनस कोस एक्स बच चुका है। तो ऊपर तो हो गया 3, और नीचे 3 दूनी 6 हो चुका है। अब बाकी जब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो गया है। और नीचे यदि आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के, तो ऊपर तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार से ये हो चुका है। इनको यदि काटोगे तो 1 से 2 आ जाएगा, यानी 1/2, और ये हो जाता है कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। अब कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, कोट एक्स की वैल्यू 3 है, तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये 9/2 आंसर हमारा आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 71 में ए बी से 80% अधिक है। यदि देखो ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है, यदि बी 100 है तो ए कितना हो गया, 180 हो गया, क्योंकि 80 ज़्यादा है। इनको यदि आप सरल करोगे यहाँ से, तो ये 9:5 आ जाएगा, प्रकार से आ जाएगा। यदि बी सी की बात करते हैं तो बी सी से कितना कम है, 20%। यदि सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट चुकी है, 8 10 4 5, ये 4 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है, 9:5 है, और बी अनुपात सी कितना है, 4:5 है। इस प्रकार से आप लिख लो। फिर इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, 5 को 4 से करोगे तो 20 आएगा, 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा। 36 20 25 कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 80 में क्या कहा गया है, ए एक कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर करता है, यानी कि ए उतना ही समय लगाता है जितना कि बी और सी मिलकर लगाते हैं। यानी ए एक दिन में यदि 1 बनाता है तो बी और सी मिलकर 1 बनाएंगे, यदि ए एक दिन में 2 बना रहा है तो बी प्लस सी मिलकर 2 बनाएंगे। अब आगे क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर लेते हैं, पूरा 10 दिनों में। सी अकेला उसे 60 दिनों में कर लेता है।
यहाँ से इनका एलसीएम लिया तो टोटल काम आ जाएगा 60। टोटल काम कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। भाग दिया तो इफ़िशिएंसी आ जाएगी 6 और इधर दिया तो 1। ये इफ़िशिएंसी का रेशियो आ चुका है। यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 बनाते हैं और सी एक दिन में कितना बनाता है? 1 बनाता है। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितने बना देंगे? 7 बना देंगे। अब देखो हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ चुका है, ये 7 यूनिट बनाते हैं। और यहाँ आपको पता है कि ए किसके बराबर है? बी प्लस सी के बराबर है। ये तो हम बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं? ए रख सकते हैं। तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 7, ए बराबर हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो ए एक दिन में 3.5 भाग बनाता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3.5। तो ये किसका है? ए और बी दोनों का मिलकर काम है। तो ए यदि 6 में से 3/5 बनाता है तो बी कितना बनाएगा? 2/5 बनाएगा। 6 में से घटा दिया 3.5 को तो 2.5 तो बी एक दिन में 2.5 बनाएगा। और हमसे पूछा है बी का एक दिन का काम, तो टोटल काम कितना है? 60 वस्तुएं बनानी है और बी एक दिन में कितनी बनाता है? 2.5 बनाता है। तो दिन लग जाएंगे कितने? इसको आप भाग दो इससे, ये कटी 0 ऊपर आ चुकी है। 25 से 2 4 बार कटेगी 0, ये हो जाएगा 24। यानी वो 24 दिन लगाएगा बी उस काम को करने में। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 82। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः ये और ये है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 70 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक संख्या 35 दे रखी है, दूसरी संख्या को x मान लिया जो कि पूछी है। x ये 70 हो चुका है, ये 7 हो चुका है, उस 35 को इधर ले आया। 35 से 70 कितनी 2 बार जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी है? 14 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86 दिया गया है। 86 में क्या कहा गया है? निम्न पाई आर एक महीने में x द्वारा किया गया कुल व्यय दर्शाता है। पाई आर के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। यानी एक महीने में किए गए कुल व्यय को ये दिखा रहा है। अब पूछा क्या गया है? यदि x अन्य व्यय पर, ये है हमारा अदर एक्सपेंस 25%, यदि अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है, अन्य व्यय पर यानी कहा कि 25% खर्च नहीं, और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहे, बाकी वैसे के वैसे रहे, तो x के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा? x के कुल व्यय का। तो वो कह रहा है कि अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करे, यानी कि ये जो 25% है यदि वो खर्च नहीं करता है तो बाकी कितना बच गया? 75% बच चुका है। 75% बच चुका है। और वो कह रहा है कि अब कि कुल व्यय यानी कितना है? 75, और 75 का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है? वो 100 का कितना करता है? 37.50। 100 का करता है 37.50, यानी 37 है। और तो 75 में से कितना होगा? 37.50 75 का कितना भाग होगा? तो हम कहेंगे ये 50% के बराबर होगा, ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 87 में क्या कहा गया है कि यदि x बचत करने और प्रत्येक मत पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो x द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो देखो वो कह रहा है कि वो है ना, हर जो भी जितने भी हैं x बचत करने और प्रत्येक मत पर 20% की कटौती करता है, यानी कि वो हर पर 20% की कटौती करता है सभी पर। इस पे भी 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, यानी सबका 20% वो कम करता है। तो पूछा है कि शिक्षा के व्यय पर होने वाले प्रतिशत में कितना बदलाव होगा? यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा। कुल व्यय के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? देखो कि उसने 37.50 के 20% कम कर दिया है, ठीक है, मगर ये कुल का भी तो 20% उसने कम किया है। तो उस वजह से देखो किस प्रकार कि अब नया कितना आ चुका है? एजुकेशन पर परसेंटेज की बात करें, 37.50 का उसने क्या किया है? 20% कम कर दिया, तो 80/100 बचा है।
ये कह देंगे इतना परसेंट बचा है। इसी प्रकार से टोटल 100 है, 100 का भी 80% उसने कम कर दिया है, ठीक है, कम हो चुका है, क्योंकि केवल व्यय की बात कर रहा है वो। 20% तो उसकी बचत है, उसको काउंट नहीं करना, उसने 20% बचाने का कहा है। तो पूछा है कुल व्यय में से शिक्षा पर होने वाले हिस्से में प्रतिशत में कितना बदलाव हुआ। तो देखो व्यय भी उसने कम कर दिया, क्योंकि वो 20% तो बचत हो चुकी है। तो इसको यदि हम परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये 80/100 ये कट चुका है, तो इस प्रकार से हमारा कितना आ चुका है, यदि आप 100 से ये 100 कट जाएगा और 37.50 आपका आंसर आ जाएगा, 37.50%। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो 100 20 कुल टोटल में भी से कम हुआ है और इसमें से भी कम हुआ है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जो कुल व्यय है वो हमारा कितना है, 100 में से 20 घटाओगे तो 80, ये तो कुल व्यय हो चुका है। और इसका ये जो शिक्षा का यदि कहते हैं हम कितना है, 37.50 का 80% ये हो जाएगा, 37.50 का 80%, और ये कुल का 80%। तो इस प्रकार से यदि आप इसका ये निकालोगे, इसका कितना परसेंट है, तो वो 37.50% ही आने वाला है। अब देखो 88 की बात करते हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय पर होने वाले व्यय के बराबर है। शिक्षा पर होने वाला व्यय किस किस के मिलाकर बराबर है, तो देखो शिक्षा पर 37.50 होता है। अब देखो बाकी तो तीन, ये 1250 1250 है, तो 25 जिसमें 25 और जुड़ेगा, यानी कि अदर जिसके अंदर, अन्य जिसके अंदर जुड़ गया वही हो जाएगा। तो देखो अन्य कहाँ पर है, अन्य एक में है और कहीं पर भी नहीं है। अन्य में जब भोजन जुड़ चुका है तो ये तो 25% के बराबर है और ये 12.5% के बराबर है, ये दोनों जुड़कर आ जाएंगे 37.50 के बराबर। ये हो चुका है। सवाल नंबर 89 में क्या कहा गया है, कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय, कुल व्यय अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय, दोनों को मिलाकर है। तो देखो क्या क्या दिए हैं यहाँ पर आपको, कपड़े व देखो एक तो यदि जिसमें एजुकेशन जुड़ा होगा ना वो सबसे ज़्यादा व्यय के रूप में होगा। देखो एजुकेशन किस में है, तो यहाँ पर एजुकेशन किसी में नहीं है, इसको हटा दिया। अब इससे ज़्यादा कौन सा है जिसके अंदर अन्य जिसमें जुड़ा होगा, तो अन्य किस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और किसी में नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा होगा। देखो कैसे कि भोजन और अन्य को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 37 पॉइंट, अन्य 25 है और भोजन को जोड़ोगे 12.50, तो ये 37.50% होगा। कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया, तो ये अधिकतम व्यय किया हुआ है। अब कपड़े और भोजन को यदि आप जोड़ते हो तो वो बराबर बराबर है, 12.50 प्लस 12.50, तो ये आपका यहाँ से तो 25% के बराबर ही आएगा। स्वास्थ्य और कपड़ों पे भी करोगे तो इसी प्रकार से 12.50 ही आएगा, और भोजन व्यय और स्वास्थ्य पे भी यही आएगा। सवाल नंबर 95 में क्या कहा गया है, कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 3 विषय, देखो गणित हो गया, भौतिक हो गया, देखो भौतिक लिख दो, गणित लिख दो, और तीसरा है रसायन, तीसरा हो गया रसायन। अब देखो भौतिक में 42% लड़के फेल हुए हैं, नहीं गणित में 42%, भौतिक में 54%, रसायन में 48% लड़के फेल हुए, और ये जो बीच वाला भाग है जिसमें तीनों फेल हुए हैं वो 10% भाग है। अब क्या कहा गया है, भौतिक और रसायन, तो भौतिक और रसायन ये है, और भौतिक रसायन में 20% लड़के फेल हुए हैं, और रसायन और विज्ञान की बात करें तो यहाँ 15% लड़के फेल हुए हैं। और क्या कहा गया है, यहाँ पर भौतिक और गणित में यहाँ पर 18% लड़के फेल हुए, तो केवल 2 विषयों में फेल होने वाले, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग पूछा है कितना है, तो 18 में से 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, प्लस 15 में से 10 घटाओगे तो 5% बच जाएगा, और 20 में से 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 10% बच जाएगा। तो ये केवल 2 विषयों में फेल होने वाले हैं, केवल 2 विषयों में पूछा है उसने, तो ये हो जाएंगे केवल 2 विषयों में फेल होने वाले। यहाँ से 8 और 5 को जोड़ोगे 13 और 10 23, तो 23% हो जाएगा हमारा ऑप्शन, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों।